बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मम बिलखैर वबिका नस्तईन। रब्बि शरह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास की फ़िज़िक्स में यूनिट नंबर 6 जो कि वर्क और एनर्जी से मुताल्लिक़ है का मुताला करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्क जो है वो क्या होता है। वर्क को समझने के लिए सबसे पहले हम एक वीडियो का मुशाहिदा करते हैं। आपके ख़्याल में स्क्रीन के किस साइड पर जो है वो काम हो रहा है, और से मुशाहिदा करें। आप देखें लेफ़्ट साइड पर जो है एक आदमी फोर्स लगा रहा है और एक वुडन ब्लॉक को हरकत दे रहा है। तो इस सूरत में हम कहेंगे कि वर्क हो रहा है। जबकि राइट साइड पर एक आदमी जो है वो ब्लॉक पे फोर्स तो लगा रहा है, लेकिन ब्लॉक जो है अपनी जगह से हरकत नहीं कर रहा। तो हम कहेंगे कि कोई काम नहीं हो रहा। इसकी क्या वजह है? तो फिज़िक्स में वर्क जो है सिर्फ उसी सूरत में होता है जब कोई जिस्म जो है वो किसी जिस्म पर जब फोर्स लगाई जाए और वो फोर्स की सीमत में कुछ फासला तय करे। अब हम देखते हैं कि एक ब्लॉक जो है, लकड़ी का ब्लॉक, एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर रखा गया है और उस पर एक फोर्स F जो है वो अमल करती है और ब्लॉक जो है वो डिस्प्लेसमेंट D जो है वो तय करता है और अपनी जगह से D डिस्प्लेसमेंट जो है वो हरकत करता है। अब हम एक और केस लेते हैं जिसमें फोर्स जो है वो ब्लॉक की मूवमेंट के हॉरिजॉन्ट की मुतवाज़ी नहीं है, बल्कि फोर्स जो है वो इसकी हॉरिजॉन्टल के एक एक्यूट एंगल जो थीटा जो है वो बनाती है। लेकिन इस सूरत में भी ब्लॉक वो हॉरिजॉन्टली मूव करेगा और डी डिस्प्लेसमेंट जो है वो तय करेगा। लेकिन इस सूरत में कुल फोर्स जो है वो इसकी हरकत की ज़िम्मेदार नहीं है, बल्कि सिर्फ फोर्स का जो है एक कंपोनेंट जो कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट या इसको एक्स कंपोनेंट कहेंगे हम, वो इसकी हरकत का रिस्पॉन्सिबल है और इसकी हरकत सिर्फ इसके एक्स कंपोनेंट जो कि एफ कॉस थीटा के बराबर है की वजह से हुई है। तो हम कहेंगे कि वर्क जो है वो एफ कॉस थीटा और डी डिस्प्लेसमेंट का हासिल ज़रब है। एफ कॉस थीटा इसका एक्स कंपोनेंट है। यहाँ पर एफ और डी दोनों जो हैं वो वेक्टर क्वांटिटी हैं, वेक्टर मिकदारें हैं, जबकि इनका प्रोडक्ट जो है जो वर्क है वो एक स्केलर मिकदार है। या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर एफ एंड डी, और उसको हम इस सूरत में भी ऐसे भी लिख सकते हैं कि W बराबर है एफ डॉट डी। इसको हम डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। अब हम देखेंगे कि वर्क की तारीफ क्या होगी। तो फिज़िक्स में वर्क सिर्फ उसी सूरत में होगा जब किसी जिस्म पर फोर्स लगाई जाए और वो फोर्स की सीमत में कुछ फासला तय करे। अगर जिस्म पे फोर्स लगाई जाए और कोई डिस्प्लेसमेंट ना हो तो कोई वर्क नहीं होगा। यानी वर्क जो है फोर्स और फोर्स की सीमत में होने वाले डिस्प्लेसमेंट का हासिल ज़रब है। W बराबर हो गया एफ एस के। यहाँ पे W जो है वो वर्क, F फोर्स और S डिस्प्लेसमेंट को जाहिर कर रहा है। जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट आपस में पैरेलल ना हो, यानी कि फोर्स हॉरिजॉन्टल के साथ कोई एंगल थीटा बना रही हो, तो फोर्स का सिर्फ एक्स कंपोनेंट ही जिस्म की हरकत का बाइस बनता है। यानी W बराबर हो जाएगा एफ एक्स डॉट एस के। यहाँ पे एफ एक्स जो है एफ कॉस थीटा के बराबर है, तो W बराबर हो गया एफ एस कॉस थीटा। अब हम देखते हैं कि एनर्जी क्या होती है। तो एनर्जी की तारीफ हम इस तरीके से करेंगे कि किसी जिस्म में वर्क करने की सलाहियत
एनर्जी कहलाती है। यानी अगर किसी जिस्म में एनर्जी है तो इसका मतलब है कि उसमें काम करने की सलाहियत मौजूद है। जैसा कि बहते हुए पानी की एनर्जी वाटर टरबाइन चलाने के लिए इस्तेमाल होती है। एनर्जी की बहुत सी अक़साम हैं, मसलन मैकेनिकल एनर्जी, ये शाम की हरकत और पोजीशन की वजह से होती है। इसी तरह हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, लाइट एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी और न्यूक्लियर एनर्जी वगैरह शामिल हैं। अब हम वाटर टरबाइन की मिसाल लेते हैं और इसके लिए हम एक वीडियो देखेंगे। आइए एक वाटर टरबाइन की मिसाल लेते हैं। जब पानी ऊंचाई से नीचे गिरता है तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी होती है और जैसे जैसे ये नीचे गिरता है इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है और जब ये पानी टरबाइन में से गुज़रता है तो ये हर की तवानाई टरबाइन को घुमाती है। और ये इसकी सारी पोटेंशियल एनर्जी हर की तवानाई में तब्दील हो जाती है और टरबाइन घूमने लगती है। टरबाइन के घूमने से बिजली पैदा होती है। जिसको बिजली की तारों के ज़रिए आगे तरसील कर दिया जाता है। इस तरीके से टरबाइन काम करती है। नेक्स्ट हम देखेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। किसी जिस्म में हरकत या पोजीशन की वजह से पैदा होने वाली एनर्जी को हम मैकेनिकल एनर्जी कहते हैं। मैकेनिकल एनर्जी की दो अक़साम हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है। इस वीडियो में हम काइनेटिक एनर्जी के बारे में जानेंगे। किस जिस्म में उसकी हरकत की वजह से पैदा होने वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। एक हमवार सतह पर बॉल की हरकत का मुशाहिदा करें। अगर हम बॉल को हल्का सा धक्का दें तो इसमें हरकत पैदा होगी। घूमती हुई बॉल अपनी हरकत की वजह से वर्क करने के काबिल हो जाती है और जब किसी जिस्म से टकराती है, जैसे लकड़ी का एक ब्लॉक, तो उसको अपनी इब्तदाई पोजीशन से परे धकेल देती है। इस बॉल की एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। काइनेटिक एनर्जी का इन्हिसार मैस और स्पीड पर होता है। अब दोबारा बॉल का मुशाहिदा करें। इस मर्तबा हमने बॉल को एक इंक्लाइंड प्लेन पर रख दिया है। अगर हम बॉल को छोड़ेंगे तो ये तेज़ी से नीचे की तरफ आएगी और लकड़ी के बॉल के साथ पहले से ज़्यादा एनर्जी के साथ टकराएगी और इसे पहले की तरह धकेलेगी, लेकिन इस बार ब्लॉक की नई पोजीशन नोट करें। इस दफ़ा ये पहले की निस्बत ज़्यादा दूर तक धकेली गई है। अब हम इंक्लाइंड प्लेन की हाइट बढ़ा देते हैं और लकड़ी के ब्लॉक को उसकी ओरिजिनल पोजीशन पर रख देते हैं। बॉल को इंक्लाइंड प्लेन की टॉप पर रखें और छोड़ दें। बॉल लकड़ी के ब्लॉक को ज़्यादा फोर्स से टकराएगी और इसको ज़्यादा दूर तक धकेलेगी। ब्लॉक की नई पोजीशन नोट करें जो इस मरतबा सबसे ज़्यादा दूर तक धकेला गया है, जो कि बॉल में स्पीड के इजाफा की वजह से है। इससे साबित होता है कि स्पीड के बढ़ने से
काइनेटिक एनर्जी में भी इजाफा हो जाता है। अब हम अपने तजर्बे को थोड़ा सा तब्दील कर लेते हैं। इस दफ़ा हम बॉल की मैस बढ़ा देते हैं और उसको इंक्लाइंड प्लेन पर रखते हैं। और जब हम बॉल को छोड़ेंगे इस दफ़ा ये ज़्यादा फोर्स के साथ टकराएगी और उसे लकड़ी के ब्लॉक को ज़्यादा दूर तक धकेलेगी। तो इससे साबित होता है कि काइनेटिक एनर्जी मैस के बढ़ने से भी बढ़ जाती है। अब इस जो कुछ हमने देखा इसको हम एक इक्वेशन की शक्ल में लिख लेते हैं, यानी काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी 1/2 मैस ज़रब स्पीड के स्क्वायर के, या हम इसको लिखेंगे कि काइनेटिक एनर्जी बराबर होगी 1/2 mv स्क्वायर के। यहाँ पे m ऑब्जेक्ट का मैस जबकि v जो है उसकी वेलोसिटी है। तो काइनेटिक एनर्जी जो है उसको हम जॉल में पैमाइश करते हैं। जब मैस किसी जिस्म की मैस को 2 गुना इंक्रीज़ किया जाए तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी डबल हो जाएगी। इसी तरह अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी जो है उसको डबल किया जाए तो उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो 4 गुना हो जाएगी। तो इससे हम क्या नतीजा अखज़ करते हैं कि तमाम हरकत करते हुए अजसाम के अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है और उनमें वर्क करने की सलाहियत होती है, और काइनेटिक एनर्जी जो है वो दोनों मैस और वेलोसिटी पर डिपेंड करती हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की तारीफ़ जो है वो क्या होगी कि किसी जिस्म में उसकी हरकत की वजह से पैदा होने वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है। अब हम काइनेटिक एनर्जी के लिए मुसावात जो है वो अखज़ करते हैं। तो जिस्म की काइनेटिक एनर्जी जो है वो बराबर होती है मोशन की वजह से जिस्म का किया गया वर्क, जबकि आपने पढ़ा वर्क बराबर होता है F.S के। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो किसके बराबर हो जाएगी? F.S के। अगर हम जिस्म की जो है वो इब्तदाई वेलोसिटी जो है वो v ले लेते हैं और आखिरी वेलोसिटी जब वो रेस्ट की हालत में आ जाता है वो 0 हो और न्यूटन के दूसरे कानून के मुताबिक F बराबर हो ma के, तो a किसके बराबर हो जाएगा? -F/m के। m इधर जाके डिवाइड हो गया। क्योंकि जिस्म को रगड़ की फोर्स की वजह से रोका गया है इसलिए a जो है वो नेगेटिव होगा। हरकत की तीसरी मुसावात के मुताबिक 2as बराबर होता है vf² - vi² के। अब यहाँ पर इस इक्वेशन में एक्सेलरेशन vf और vi की जो कीमतें हैं वो हम दर्ज कर देते हैं। तो 2 × -f/m s बराबर आ गया 0 का स्क्वायर माइनस v का स्क्वायर। तो fs किसके बराबर हो जाएगा? यहाँ से m डिवाइड हो रहा था वो दूसरी तरफ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, और 2 जो है वो इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो इधर जाके डिवाइड हो गया। तो fs हमारे पास आ गया F.S बराबर है 1/2 mv² के। ये माइनस साइन और ये माइनस साइन आपस में कैंसिल हो जाते हैं। तो Fs.s जो है हमें मालूम है कि ये तो काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी बराबर हो गई 1/2 mv² के। मैकेनिकल एनर्जी की दूसरी किस्म पोटेंशियल एनर्जी है। तो किसी जिस्म की पोजीशन की वजह से वर्क करने की सलाहियत को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। जैसा कि बुलंदी पर ज़ख़ीरा किया गया पानी में पोटेंशियल एनर्जी होती है, इसी तरह बुलंद किए गए हथौड़े में भी पोटेंशियल एनर्जी मौजूद होती है। तो किसी जिस्म में बुलंदी की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी को हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर किसी जिस्म को ग्रेविटेशनल फील्ड के ख़िलाफ़ हम हरकत दें तो उसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पैदा होगी। और किसी जिस्म में लचक की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी होती है उसको हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं।
जैसे कि तीर कमान और स्प्रिंग वगैरह में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी के लिए हम इक्वेशन जो है वो अखज़ करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो वर्क के बराबर है एफ डॉट एच के। यहाँ पर एच जो है वो डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि हाइट है यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट ऊपर की तरफ उठाया जा रहा है, तो एफ डॉट एच के जिस्म पर अमल करने वाली फोर्स जो है उसके वज़न के बराबर है, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी डब्ल्यू डॉट एच के। यहाँ पे डब्ल्यू जो है उसका वेट है, कि हमें मालूम है कि डब्ल्यू जो है वो एम जी के बराबर होता है। तो यहाँ पर एम जी की वैल्यू डब्ल्यू की जगह पुट करने से पोटेंशियल एनर्जी बराबर हो जाएगी एम जी एच के। तो हम इस मुसावात के ज़रिए पोटेंशियल एनर्जी मालूम कर सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी जिस्म के वज़न और हाइट पर डिपेंड करती है। अब हम पोटेंशियल एनर्जी की मिसालें लेते हैं। सबसे पहले ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को देखते हैं। एनर्जी किसी जिस्म के वर्क करने की सलाहियत है। किसी जिस्म को उसकी पोजीशन की वजह से पैदा होने वाली एनर्जी को पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यानी ये जिस्म की स्टोर्ड एनर्जी है जो उसके वर्क करने में इस्तेमाल होती है। पोटेंशियल एनर्जी तीन किस्म की होती है: ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी और केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। इस सेक्शन में हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर किसी जिस्म को ग्रेविटेशनल फोर्स के ख़िलाफ़ हरकत दी जाए तो इसमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पैदा होती है। अगर एक जिस्म को ज़मीन के ऊपर ऊंचा उठाया जाए तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी पैदा होगी। जिस्म की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का दारोमदार उसके वज़न और ऊंचाई पर होता है। एक भारी जिस्म में निस्बतन ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। एक बड़ी भारी बॉल और एक छोटी बेस बॉल का मुशाहिदा करें, जिनको ज़मीन एक ही ऊंचाई से नीचे रखी हुई बाल्टी में, पानी की बाल्टी में फेंका गया। भारी बॉल ज़्यादा ज़ोर से पानी में ज़्यादा छींटे पैदा करेगी। जिस्म की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऊंचाई के बढ़ने से भी बढ़ती है। अब हमारे पास एक ही साइज़ की दो बॉल हैं जो मुख्तलिफ ऊंचाई पर रखी गई हैं। जब हम उन्हें नीचे पानी में फेंकते हैं तो देखेंगे कि ज़्यादा ऊंचाई वाली बॉल में ज़्यादा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है और इसमें काम करने की सलाहियत भी ज़्यादा है। बिल्कुल इसी तरह किसी डैम में ऊंचाई पर स्टोर किए गए पानी में भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करते हैं। किसी जिस्म में वर्क करने की सलाहियत एनर्जी कहलाती है और किसी जिस्म में पोजीशन की वजह से पैदा होने वाली एनर्जी को हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। यह स्टोर्ड एनर्जी, जिस्म में स्टोर्ड एनर्जी जिसकी वजह से उसमें काम करने की सलाहियत होती है। पोटेंशियल एनर्जी की तीन इकसाम हैं: ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक और केमिकल पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का मुताला करेंगे। लचकदार अजसाम में स्टोर्ड एनर्जी को हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, जैसा कि रबड़ बैंड और स्प्रिंग वगैरह। अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस करें तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और जब हम अपना हाथ छोड़ते हैं तो एनर्जी रिलीज़ हो जाती है और स्प्रिंग अपनी पहले वाली पोजीशन पर की तरफ वापस लौट आता है। इसी तरह जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं तो इसी तरह का मुशाहिदा देखने में आता है। जब हम स्प्रिंग को छोड़ें तो ये अपनी पहले वाली पोजीशन पर वापस आ जाएगा और एनर्जी रिलीज़ होगी। इसी तरह एक रबड़ बैंड को जब खींचा जाता है तो इसमें भी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पैदा होती है और इसको मज़ीद खींचने में इसमें मज़ीद इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पैदा होगी। एक तीर कमान का मुशाहिदा करें। जब तीर को की रबड़ को खींचा जाता है तो इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाती है और जब रस्सी को छोड़ा जाता है तो एनर्जी
तीर को दूर तक फेंकने में इस्तेमाल होती है। रस्सी को जितना ज़्यादा पीछे खींचा जाएगा उतनी ज़्यादा इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पैदा होगी और तीर उतना ज़्यादा दूर तक जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एफिशिएंसी क्या होती है। हम जानते हैं कि एनर्जी की एक किस्म को दूसरी किस्म में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन एनर्जी ज़रूरी नहीं कि जिस शक्ल में हम तब्दील करना चाहते हों सारी की सारी उसी में तब्दील हो, क्योंकि दुनिया में कोई भी मशीन 100% एफिशिएंट नहीं है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एफिशिएंसी क्या है और उसे कैसे कैलकुलेट किया जाता है एनर्जी और पावर की शक्ल में। एक लैंप का मुशाहिदा करें। उसकी इनपुट एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, जबकि उसकी आउटपुट एनर्जी लाइट एनर्जी और हीट एनर्जी है। जबकि लैंप का मकसद लाइट पैदा करना है, ना कि हीट। और यहाँ लाइट एनर्जी एक यूज़फुल एनर्जी है या काबिल इस्तेमाल एनर्जी है, जबकि हीट एनर्जी ज़ाया शुदा एनर्जी है या नॉन यूज़फुल एनर्जी है। किसी मशीन की एफिशिएंसी उसकी यूज़फुल आउटपुट एनर्जी की टोटल इनपुट एनर्जी से निस्बत को कहते हैं, यानी कि यूज़फुल जो एनर्जी जो लाइट की एनर्जी है और बटा इनपुट एनर्जी। तो इसकी इक्वेशन क्या होगी कि एफिशिएंसी बराबर है यूज़फुल एनर्जी आउटपुट बटा टोटल एनर्जी इनपुट, या पावर की शक्ल में हम इसको कैसे लिखेंगे कि एफिशिएंसी बराबर है यूज़फुल पावर आउटपुट बटा टोटल पावर इनपुट। हमारे पास दो लैंप हैं, दोनों जो हैं वो 300 जाउल एनर्जी को यूज़ करते हैं। एक ये लैंप जो है पहला लैंप 45 जाउल को लाइट में तब्दील करता है, जबकि दूसरा जो है वो एलईडी बल्ब को इस्तेमाल करता है और 225 जाउल को लाइट में तब्दील करता है। तो एलईडी लैंप जो है वो दूसरे लैंप से कितने गुना एफिशिएंट है, इसको देखते हैं। पहले लैंप की एफिशिएंसी यूज़फुल इनपुट आउटपुट बटा टोटल इनपुट 45 जॉल बटा 300, इसकी एफिशिएंसी 0.15 है। जबकि एलईडी लैंप की एफिशिएंसी 225 बटा 300 यूज़फुल इनपुट आउटपुट बटा टोटल इनपुट 0.75 इसकी एफिशिएंसी है। अगर हम इसको इस पहले लैंप की एफिशिएंसी डिवाइड करें तो 5 आता है। इसका मतलब है कि एलईडी लैंप जो है वो 5 गुना ज़्यादा एफिशिएंट है इस लैंप से। अगर हम इसको परसेंटेज में तब्दील करें, सिर्फ 100 करें, तो ये 15% इसकी एफिशिएंसी 15% और दूसरे की एफिशिएंसी 75% है, जो 75 बटा 15 भी 5 आता है। तो एफिशिएंसी की तारीफ़ क्या करेंगे कि किसी सिस्टम की एफिशिएंसी उस सिस्टम की बतौर आउटपुट हासिल की गई एनर्जी की बतौर इनपुट सर्फ करदा कुल एनर्जी के साथ निस्बत है। और ऐसा सिस्टम या मशीन जिसकी एफिशिएंसी 100% हो उसको हम मिसाली सिस्टम या आइडियल सिस्टम कहते हैं। और दुनिया में ऐसा कोई मिसाली सिस्टम मौजूद नहीं जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। तो एफिशिएंसी बराबर होती है आउटपुट एनर्जी बटा इनपुट एनर्जी। जो मिसाली सिस्टम होता है इसका मतलब है कि जितनी एनर्जी उसे इनपुट मिल रही है वो सारी की सारी यूज़फुल काम में तब्दील कर दे, जबकि ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ एनर्जी इनपुट एनर्जी जो है वो ज़ाया ज़रूर होती है। तो परसेंटेज एफिशिएंसी क्या हो जाएगी कि आउटपुट एनर्जी यूज़फुल आउटपुट एनर्जी ओवर इनपुट एनर्जी ज़रब कर दें 100 को, तो ये परसेंटेज हमारे पास एफिशिएंसी निकल आएगी। यहाँ पे आउटपुट एनर्जी से मुराद यूज़फुल आउटपुट है जो काबिल इस्तेमाल है, ना कि ज़ाया शुदा। अब हम देखते हैं कि पावर जो है वो क्या होती है। इन दोनों वेट लिफ्टर का मुशाहिदा करें। एक दाएं तरफ वाला
वेट लिफ्टर ज़्यादा तेज़ी से वेट उठा रहा है, हालांकि दोनों एक जितना काम कर रहे हैं, क्योंकि वर्क एनर्जी की उस मिकदार के बराबर है जो ट्रांसफ़र होती है। यह सादा लफ्ज़ों में वर्क वो एनर्जी है जो आप देते हैं या फिर आप हासिल करते हैं। दोनों वेट लिफ्टर एक जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को इस्तेमाल कर रहे हैं। दोनों 100 किलोग्राम वेट को 2 मीटर की बुलंदी तक उठा रहे हैं। तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में किया गया वर्क 1960 जॉउल होगा, यानी कि दोनों का वर्क 1960 जॉउल है। लेकिन दाएं तरफ वाला वेट ज़्यादा तेज़ी से उठा रहा है बाएं तरफ वाले की निस्बत। तो इन दोनों में हम किस तरीके से फ़र्क करेंगे? तो हम इनके एक्शन में फ़र्क फ़िज़िक्स की ज़ुबान में पावर से करेंगे। तो पावर उस शरह की पैमाइश करता है जिससे कोई आदमी या कोई चीज़ काम करती है, यानी कोई आदमी जो है किस शरह से काम कर रहा है। तो पावर बराबर हो जाएगा वर्क बटा टाइम के। तो पावर यहाँ पर दोनों की वर्क जो है वो 1960 जॉउल है, तो इसको हम टाइम से डिवाइड कर देंगे। फ़र्ज़ करें एक आदमी 3 सेकंड में और दूसरा 1 सेकंड में ये वर्क जो है कर रहा है, तो फिर दोनों की पावर क्या हो जाएगी? पहले की दाएं तरफ वाले की पावर 1960 जॉउल, जबकि बाएं तरफ वाले की 653 जॉउल पर सेकंड है। यहाँ पर जॉउल पर सेकंड जो है वो वाट के बराबर होता है। तो पावर की जो यूनिट है ऐसा यूनिट वाट है, और जॉउल पर सेकंड उस वाट को हम W से, कैपिटल W से जाहिर करते हैं। तो पावर की तारीफ़ क्या हो जाएगी कि किसी जिस्म की काम करने की शरह पावर कहलाती है, और पावर का यूनिट हमने देखा क्या है? वाट है। अगर कोई जिस्म 1 सेकंड में 1 जॉउल वर्क करे तो उसकी पावर 1 वाट होगी। ये आपने वाट की तारीफ़ की है। पावर एक स्केलर मिकदार है, तो पावर का फार्मूला क्या हो जाएगा? पावर बराबर हो जाएगी वर्क बटा टाइम के, और P बराबर हो जाएगा W/T। यहाँ पर फ़र्क की जो यूनिट है वो जॉउल है और टाइम की सेकंड है। तो वाट किसके बराबर हो गया? 1 जॉउल बटा 1 सेकंड, यानी कि अगर कोई जिस्म 1 सेकंड में 1 जॉउल वर्क करे तो उसकी जो पावर है वो 1 वाट होगी। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं। एक्सरसाइज जो आपके बुक में एग्जांपल्स हैं उनमें 6.2 जो है आपके स्मार्ट सिलेबस में शामिल है। इसमें क्या कहता है कि एक पत्थर जिसका मैस 500 ग्राम है ज़मीन से 20 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से टकराता है। ज़मीन से टकराते वक्त पत्थर की काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? तो पत्थर का जो मैस है वो 500 ग्राम है। और इसको हमने किलोग्राम में तब्दील कर लिया। किलोग्राम में तब्दील करने के लिए 1000 से तकसीम किया तो ये इशारिया 5 किलोग्राम आ गया। यहाँ पर इसकी स्पीड दी गई है कि 20 मीटर फी सेकंड है, तो v बराबर आ जाएगी वेलोसिटी इसकी 20 मीटर फी सेकंड। तो काइनेटिक एनर्जी हमने मालूम करनी है, तो इसके अंदर हमने m और v की कीमतें दर्ज कर दी। तो काइनेटिक एनर्जी जो है हमारे पास हल करने से 100 जॉउल आ जाएगी। तो ज़मीन से टकराते वक्त पत्थर की जो काइनेटिक एनर्जी है वो 100 जॉउल होगी। इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल लेते हैं। मिसाल नंबर 6.3 कि 50 किलोग्राम मैस का एक जिस्म 3 मीटर की बुलंदी तक उठाया गया है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मालूम करें। तो मैस दी गई है, यहाँ पे देखें सबसे पहले दिया क्या गया है? 50 किलोग्राम मैस है, तो मैस कितनी होगी? 50 kg। और कितनी मीटर तक उठाया गया? बुलंदी, हाइट जो है वो 3 मीटर है। जबकि हमें जी की कीमत जो है ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की कीमत हमें पता होनी चाहिए कि वो 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला भी हमें मालूम होना चाहिए कि पोटेंशियल एनर्जी बराबर है mgh के। तो यहाँ पर m, g और h की कीमतें दर्ज करने से हमने इसको हल कर लिया तो 1500 जॉउल आता है। तो इस जिस्म की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो 1500 जॉउल होगी।
इसी तरह नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है 6.5, जो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने करनी है कि एक साइकिलिस्ट 100 जूल हर 100 जूल फूड एनर्जी के इवज़ अपनी बाइसिकल के चलाने में 12 जूल कार आमद वर्क करता है, उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। तो साइकिलिस्ट का जो किया गया कारआमद वर्क है, जो यूज़फुल वर्क है, वो 12 जूल है और उसकी इस्तेमाल शुदा एनर्जी जो है, इनपुट एनर्जी, वो 100 जूल है। तो एफिशिएंसी, क्योंकि आपको पता है कि यूज़फुल वर्क बटा टोटल इनपुट, यूज़फुल आउटपुट जो है उसकी 12 जूल ओवर 100 इनपुट जो है टोटल, तो इशारिया 12 आ जाएगी। क्योंकि हमने फ़ीसद एफिशिएंसी निकालनी है, तो एफिशिएंसी फ़ीसद क्या हो जाएगी, इशारिया 12 को ज़रब 100 कर दिया तो 12% इसकी एफिशिएंसी आ गई। इसके बाद हम लेते हैं एग्जांपल नंबर 6.7। मिसाल नंबर 6.7 में एक पंप 70 kg पानी को 16 मीटर की अमूदी बुलंदी तक 10 सेकंड में पहुंचा सकता है। पंप की पावर मालूम कीजिए और पावर को हॉर्स पावर में भी मालूम कीजिए। तो पानी का मैस जो है वो 70 kg है, जबकि बुलंदी जो है वो 16 मीटर है। टाइम कितना लेता है, 10 सेकंड लेता है। तो यहाँ पर उसका जो वेट है, फोर्स जो उस पर अमल कर रही है, उसका वेट है mg के बराबर होता है w। तो फोर्स किसके बराबर हो गई, m 70 और g की कीमत जो है वो आपको पता है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। तो इस पर कितनी फोर्स आ गई, 700 न्यूटन के। तो W बराबर होता है, वर्क जो है वो Fs के बराबर होता है। तो वर्क कितना हो गया, यहाँ पे F जो है हमने 700 न्यूटन निकाली, और जबकि S डिस्प्लेसमेंट जो उसका 16 मीटर की बुलंदी तक उसको लेके जा रहा है, तो वर्क कितना हो गया, 11,200 जूल। जबकि पावर हमारे पास, हमने हॉर्स पावर भी मालूम करनी है, पंप की पावर मालूम करनी है, तो पावर बराबर होती है वर्क बटा टाइम के, W बटा T। तो पावर मालूम करने के लिए हमें W चाहिए था, तो हमने ये W निकाला। तो पावर कितनी आ जाएगी, 11,200 जूल बटा 10 जूल। तो ये आ जाएगी 1120 जूल पर सेकंड या 1120 वाट। हॉर्स पावर के लिए एक हॉर्स पावर जो है वो 446 वाट के बराबर होता है। तो पावर कितनी आ जाएगी, 1120 ओवर 446 वाट, 1.5 हॉर्स पावर पंप की आ जाएगी। अब हम देखते हैं कि टेक्स्ट बुक में हम स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक हमने क्या कुछ करना है। तो सबसे पहले एनर्जी है, उसकी डेफिनेशन कर लें। किसी जिस्म में वर्क करने की सलाहियत को एनर्जी कहते हैं। उसकी इकसाम क्या क्या है, इकसाम है उसकी, इस तरह उसकी मैकेनिकल एनर्जी की 2 इकसाम है, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी में उसकी डेफिनेशन कि जिस्म में उसकी मोशन के बाइस पाई जाने वाली एनर्जी काइनेटिक एनर्जी कहलाती है, और उसके जो मुसावात है वो अखज़ कैसे करनी है आपने, वो आपको समझा दिया गया है। ये निशान लगे हुए हैं आपके, ये कर लें। इसके बाद हमने एग्जांपल जो है वो 6.2 भी शामिल है, वो भी हमने कर ली है। पोटेंशियल एनर्जी जो है किस जिस्म की पोजीशन की वजह से वर्क करने की सलाहियत पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है, और इसकी मुसावात जो है फार्मूला अखज़ किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट जो है मिसाल नंबर 6.3 भी आपके सिलेबस में शामिल है। नेक्स्ट जो है आप आ जाएं एफिशिएंसी पे। एफिशिएंसी की तारीफ़ कर लें आप कि कारआमद आउटपुट की इनपुट एनर्जी के साथ निस्बत जो है वो किसी मशीन की एफिशिएंसी कहलाती है, इसका फार्मूला। और मिसाल नंबर 6.5 फिर पावर की तारीफ़ और उसका फार्मूला, उसकी यूनिट जो है वाट है, वाट की तारीफ़। और मिसाल नंबर 6.7 ये आपके आती है सिलेबस में। इसके बाद मरूजी सवालात हैं,
इसमें तीसरा, पाँचवा और नौवां और 11वां ये आपके सिलेबस में शामिल है। बाकी बस सारा कर लेते हैं कि वर्क सर्फ होगा, सिफर होगा, वर्क सिफर होगा जब फोर्स और फासला के दरमियान जाविया तो 90, जब 90 होगा तो वर्क सिफर होगा। अगर फोर्स की सिमत जिस्म की मोशन की सिमत के साथ अमूदन हो तो ये उसी का जवाब यहाँ पे है कि 90 अमूदन हो तो वर्क सिफर होगा। तो यहाँ पे अमूदन हो तो वर्क सिफर होगा। इसी तरह अगर किसी जिस्म की वेलोसिटी दुगुना कर दी जाए तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो 4 गुना हो जाती है। 2 किलोग्राम की एक ज़मीन से 5 मीटर की बुलंदी तक ले जाने के लिए वर्क किया गया 100 जूल वर्क होगा। ये कैलकुलेट करके देख लें। mgh फार्मूला से Pe बराबर है mgh। 2 किलोग्राम के एक जिस्म की काइनेटिक एनर्जी 25 जूल है, उसकी स्पीड जो क्या होगी के बराबर है 1/2 mv² से। इसको हल करें तो 5 मीटर फी सेकंड आएगा। में से कौन सी डिवाइस जो है लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करती है? तो फोटो सेल जो है वो लाइट एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील करता है। जब किसी जिस्म की को h बुलंदी तक उठाया गया तो उस पर किया गया वर्क उसकी जिस शक्ल की एनर्जी में स्टोर होगा, किस शक्ल की एनर्जी में ज़ाहिर होता है? तो पोटेंशियल एनर्जी। बी, कोयला में ज़ख़ीरा शुदा एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी होती है। इसी तरह डैम के पानी में ज़ख़ीरा शुदा एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी होती है। ये आपके सिलेबस में शामिल है। आइंस्टाइन की मैथ एनर्जी मसावात में सी जो है वो रोशनी की स्पीड है। इसी तरह ये 11वां जो है ये भी आपके सिलेबस में शामिल है। वर्क करने की शरह को क्या कहते हैं? पावर कहते हैं। इसी तरह जो सवालात हैं शॉर्ट क्वेश्चन आपके जो सिलेबस में हैं वो 5वां, 6ठा, 7वां और फिर 6.13, 14, 15 और 16 ये आपके सिलेबस में शामिल हैं। इसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल के अंदर जो है वो दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा और 9वां न्यूमेरिकल जो है ये आपके सिलेबस में शामिल है। तो अब हम न्यूमेरिकल करते हैं। तो सबसे पहले अब हम न्यूमेरिकल नंबर 6.2 जो है वो देखते हैं कि एक 20 न्यूटन वज़नी ब्लॉक अमूदन ऊपर की जानिब 6 मीटर उठाया गया। इसमें ज़ख़ीरा होने वाली पोटेंशियल एनर्जी मालूम करें। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला आपको पता है mgh। तो ब्लॉक का वज़न जो है वो mg 20 न्यूटन है और 6 मीटर ऊपर की तरफ उठाया गया। h उसका जो है हाइट जो है वो 6 मीटर है। तो वज़न हमारे पास 20 न्यूटन, ऊंचाई जो है वो 6 मीटर दी गई है। पोटेंशियल एनर्जी Pe जो है वो हमने मालूम करनी है। तो पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला जो है वो क्या होता है? mgh। यहाँ पे mg जो है वो वज़न है, w बराबर होता है mg के। तो यहाँ पे वज़न जो है वो 20 न्यूटन दिया गया है। तो पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर हो जाएगा? w 20 ज़रब 6, 120 जूल के। नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास 6.3 कि एक 12 किलो न्यूटन वज़नी जो कार की स्पीड है वो 20 मीटर फी सेकंड है, उसकी काइनेटिक एनर्जी मालूम करें। तो हमारे पास वज़न जो है कार का वो क्या है? 12 किलो न्यूटन, यानी कि 12 ज़रब 10 की पावर 3 न्यूटन। तो ये हो जाएगा 12,000 न्यूटन। 3 सिफरें आ जाएंगी 12 के साथ। 10 की पावर 3 का मतलब है 10 की पावर 3 का मतलब 1000। तो 12,000 न्यूटन हो गया। और उसकी स्पीड भी कितनी है? 20 मीटर फी सेकंड। हमने मालूम क्या करना है? काइनेटिक एनर्जी जो है वो मालूम करनी है। तो उसका फार्मूला होता है 1/2 mv²। तो हमें पता है कि वज़न का जो फार्मूला है वो mg के बराबर होता है। तो यहाँ पे m जो है हमारे पास नहीं है, तो m मालूम करने के लिए हमने इस फार्मूले को इस्तेमाल करना है। तो m किसके बराबर हो जाएगा? g इधर आके डिवाइड हो गया, w/g। 12,000/g की कीमत हमें पता है 10 मीटर फी सेकंड स्क्वायर के बराबर होती है।
तो 0 से कैंसिल हो जाएगा, तो 1200 किलोग्राम आ गया। अब हमने काइनेटिक एनर्जी के फार्मूला में ये वैल्यूज़ दर्ज कर देनी है। काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 m जो है वो 1200 किलोग्राम हमने निकाला, और v जो है हमें मालूम है कि 120 मीटर फी सेकंड है, तो 20 मीटर फी सेकंड स्क्वायर हो गया। और काइनेटिक एनर्जी बराबर आ गई, कैंसिल हो गया, 2 6 दूने 12, 0 600, और 600 ज़रा 20 का स्क्वायर 400 होता है, तो 600 ज़रा 400 आ जाएगा 2,40,000 जाउल, या इसको हम लिख सकते हैं 240 ज़रब 10 की पावर 3। ये 3 सिफरों को हमने लिख लिया 10 की पावर 3, तो 240 10 की पावर 3 जो होता है वो किलो के बराबर होता है, तो ये आ गया 240 किलो जाउल। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 6.5। एक 6 मीटर ऊंची ढलवान के निचले सिरे से चोटी तक पहुंचने पर एक साइकिलिस्ट की स्पीड 1.5 मीटर फी सेकंड है। साइकिलिस्ट की काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मालूम करें, और साइकिलिस्ट और उसकी बाइसिकल का मैस 40 किलोग्राम है। तो ऊंचाई कितनी है, ऊंची ढलान है 6 मीटर, h 6 मीटर हो गई, और उसकी स्पीड कितनी है जी 1.5 मीटर फी सेकंड स्क्वायर हमने, और उसकी मैस जो है बताई गई है। साइकिलिस्ट और उसकी बाइसिकल का जो मैस है वो 40 kg है, 40 किलोग्राम है। तो हमने काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी और पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। तो काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv स्क्वायर के। काइनेटिक एनर्जी बराबर हो, इसमें वैल्यू पुट कर दें m की और v की। 40 1/2 m 40 है और v 1.5, इसको हल कर लें तो ये आ जाता है 45 जाउल। ये इसका काइनेटिक एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी का हमें पता है कि mg h के बराबर होती है, तो mg और h की वैल्यू दर्ज कर लें तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आ जाएगी 2400 जाउल। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है 6.6। एक मोटर बोट 4 मीटर फी सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से हरकत कर रही है, उस पर अमल करने वाली पानी की रेजिस्टेंस 4000 न्यूटन है, उसके इंजन की पावर मालूम करें। तो स्पीड हमें दी गई है 4 मीटर फी सेकंड, और उस पर जो पानी की रेजिस्टेंस जो फोर्स अमल कर रही है वो 4000 न्यूटन है। तो पावर मालूम करनी है, तो पावर का हमारे पास फार्मूला एफ वी डॉट वी, तो 4000 ज़रब 4 के, क्योंकि फोर्स जो होती है वो यहाँ पर एफ वी जो है, एफ जो है यहाँ पर फोर्स है 4000 न्यूटन, तो यहाँ पावर क्या आ गई 16,00,000 वाट, या हम इसको 16 ज़रब 10 की पावर 3 किलोवाट भी लिख सकते हैं। इसके बाद न्यूमेरिकल 6.9। एक पंप 200 किलोग्राम पानी को 10 सेकंड में 6 मीटर तक की बुलंदी तक पहुंचा सकता है। पंप की पावर मालूम करें, तो मैस जो है m 200 किलोग्राम, वक़्त जो है हमारे पास 10 सेकंड दिया गया है, और बुलंदी h जो है वो 6 मीटर है, और पावर जो है वो मालूम करनी है हमने। तो पावर बराबर हो जाएगा W/T mgh। वर्क जो होता है वो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है mgh/T के, तो वैल्यू पुट कर दें। P किसके बराबर आ जाएगा 200 ज़रब 10 ज़रब 6 बटा टाइम कितना है तकसीम 10, ये तकसीम यहाँ पे 10 आना है, तो ये कितना हो जाएगा 1200 वाट। इस तरह ये चैप्टर ख़त्म हुआ। इसके बाद एक न्यूमेरिकल रहता है 6.4। 500 ग्राम के पत्थर को 15 मीटर फी सेकंड की वेलोसिटी से ऊपर की जानिब फेंका गया। उसकी बुलंद तरीन मुकाम पर जो है पोटेंशियल एनर्जी
और ज़मीन से टकराते वक्त काइनेटिक एनर्जी मालूम करें। तो सबसे पहले मैथ्स हमारे पास दी गई है 500 ग्राम, तो 500 को हमने किलोग्राम में तब्दील करना है, ग्राम को 500 बटा 1000, तो इशारिया 5 किलोग्राम हमारे पास आ गया। वेलोसिटी इसकी जो है वो 15 मीटर फी सेकंड है। तो हमने काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है और पोटेंशियल एनर्जी मालूम करनी है। तो सबसे पहले काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हमें मालूम होना चाहिए कि 1/2 mv² है। तो वैल्यू दर्ज करने से 1/2 = 5 × 15 का स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा 56.25 जूल। तो ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी आ गई। पोटेंशियल एनर्जी के लिए, क्योंकि बुलंद तरीन मुकाम पर पोटेंशियल एनर्जी बराबर होती है ज़मीन से टकराते वक्त काइनेटिक एनर्जी, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो ज़मीन पे टकराते वक्त तमाम की सारी काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो जाती है। यानी कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगी वो ज़मीन पर टकराते वक्त काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या है, 56.25, तो पोटेंशियल एनर्जी भी आपके पास 26.25 जूल ही होगी। और इस तरीके से ये चैप्टर हमारा जो है ये ख़त्म हो गया है। इसके बाद इंशाल्लाह जो है हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे।